को नमस्कार। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से स्टडी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस को कंप्लीट करेंगे और साइंस में भी क्योंकि समय बहुत कम है तो इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान। ठीक है, और जीव विज्ञान का पहला चैप्टर बिना देर के हम लोग फटाफट चलिए पढ़ते हैं और इसको खत्म करते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है उसको जूलॉजी जो है अध्ययन करता है किसका, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित व मृत जानवर दोनों का। ठीक है, तो जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक जो थे वो अरिस्टोटल या अरस्तु थे। ठीक है, तो जंतु विज्ञान में जीवित और मृत दोनों जानवर का अध्ययन होती है। यहाँ पे मिलान करना है तो देखिए, पक्षी का हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पक्षी का अध्ययन को क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजी। वहीं वंशागति को कहेंगे हम लोग जेनेटिक्स। ठीक है, जीन से ही होता है ना, जीन से, तो जेनेटिक्स हो जाएगा वंशागति। पर्यावरण का हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको इकोलॉजी। ठीक है, और फिर जीवाश्म का हो जाएगा पेलियो बायोलॉजी। पक्षी का ऑर्निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी और जीवाश्म हो जाएगा पेलियो बायोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी। फ्रेनोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन को कहा जाता है फ्रेनोलॉजी। ठीक है, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता को कहते हैं फ्रेनोलॉजी। वही एंथोलॉजी कहलाता है फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एगेस्ट्रोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन होती है और पैलिनोलॉजी होती है विभिन्न प्रकार की परागकण, जिसको इंग्लिश में पॉलिनेशन बोलते हैं ना, तो इसीलिए इसको पैलिनोलॉजी भी कहा जाता है। और यहाँ पे पैलियो बायोलॉजी का बात करें ना, देखिए यहाँ पे पैलियो बायोलॉजी तो वो जीवाश्म हो जाएगा, और सिर्फ पैलिनोलॉजी कहेगा तो वो हो जाएगा परागकण। ठीक है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहेंगे, तो सभी लोग जानते हैं एंटेमोलॉजी। वहीं मत्स्य की संरचना और कार्यकी इत्यादि का उत्पादन अर्थात मत्स्य से संबंधित जो अध्ययन होती है उसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। किसको कहते हैं, इक्थियोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी। वहीं परजीवी जीवों का अध्ययन को कहेंगे पैरासिटोलॉजी। परजीवी को पैरासाइट बोलते हैं ना, इसीलिए उसको पैरासिटोलॉजी। मोलस्का और इनके खोलों के अध्ययन को कहेंगे मैलेकोलॉजी। ठीक है, मोलस्का और इनके खोले के अध्ययन को कहेंगे मैलेकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा जनांकिकी। ठीक है, जनांकिकी जो है वो जनसंख्या से संबंधित है। जनांकिकी या डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इस जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, बनावट इत्यादि सबका होता है। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सबका। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं क्या, तो विभिन्न प्रकार की संस्कृति जो होती है हमारे समाज में, बहुत सारी संस्कृतियां हैं भारत में, तो वैसे भी संस्कृति रिच है, तो इनके तुलनात्मक अगर अध्ययन की बात करें तो वो कहलाती है इथनोलॉजी। ठीक है, इथनोलॉजी। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। वहीं इथनोग्राफी कहलाता है किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। ठीक है, तो अगर तुलना करना हो एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति से तो उसको कहेंगे इथनोलॉजी। वहीं अगर किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन सिर्फ करना हो तो वो कहलाएगा एथनोग्राफी। ठीक है, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। ठीक है, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी।
वही नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एथिक्स। नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन एथिक्स कहलाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बायोनिक्स। ठीक है, इसे कहेंगे बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पे इसका प्रयोग को कहते हैं बायोनिक्स। वहीं अगर बायोनोमिक्स की बात करें कि बायोनोमिक्स क्या होती है, तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन कहलाता है बायोनोमिक्स। वहीं अगर जीवन के नियमों का अध्ययन का बात किया जाए तो ये हो जाती है बायोनोमी। ठीक है, तो जीवन के नियमों का अध्ययन, लॉज ऑफ लाइफ का अध्ययन कहलाती है बायोनोमी। गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है बायोमेट्री। तो गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है बायोमेट्री। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, तो इसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे कि बायोनिक्स होता है ना, जैविक जगत में होने वाला कोई भी कार्य। ठीक है, जैव तंत्र जैविक जगत में, तो बायोनिक्स। वहीं अगर जीव का बात करेगा, जीवधारियों का और एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध है, जैसे हम लोग का हमारे वातावरण के साथ क्या संबंध है, उसको कहेंगे बायोनोमिक्स। ठीक है, और वहीं जीवन के हमारे क्या क्या रूल हो जाते हैं, नियम है ना, नोमी नियम। ठीक है, तो नियम हो जाएंगे आपको बायोनोमी। और गणित और सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा, उसमें अगर गणित वगैरह लगेगा ना, जियोमेट्री होता है ना गणित में, तो गणित सांख्यिकी लगा देंगे तो बायोमेट्री, नियम लगा देंगे तो बायोनोमी। और वहीं फिर हमारा एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध है, तो बायोनोमिक्स। और बायोनिक हो जाएगा जैविक जगत में होने वाले कार्य। पहली वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका, तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। पैलियो वनस्पति या फिर पैलियो बॉटनी का संबंध जो होती है वो पादप जीवाश्मों या फॉसिल प्लांट का अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी अगर प्राकृतिक घटना के कारण कुछ दब जाता है ना, तो उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। ठीक है, जीवाश्म का, तो जीवाश्म का जो छाप मिलता है ना, वही होती है पैलियो वनस्पति। तो जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बिरबल साहनी का कहना है कि भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक उनको कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोफेसर बिरबल साहनी जो है उनको ही भारत का अगर जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, बिरबल साहनी को। और पैलियो बॉटनी या फिर पैलियो वनस्पति में अध्ययन होती है किसका, तो जीवाश्मों का। ठीक है, यहाँ पे जंतु जीवाश्म दिया है, लेकिन यहाँ पे पौधों के जीवाश्म का अध्ययन होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो सभी लोग जानते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर। देखिए यहाँ पे फिर से वही चीजें दे दिया, तो सभी लोग जानते हैं एपीकल्चर होता है मधुमक्खी से, वहीं हॉर्टिकल्चर होता है ना पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन करने से। तो फूल और फल देने वाला जो भी पौधा होगा उसका अगर अध्ययन करेंगे तो उसको कहेंगे हॉर्टिकल्चर। ठीक है, उसको कहेंगे हॉर्टिकल्चर। वहीं अगर कच्चा रेशम का उत्पादन का बात करें तो कच्चा रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन कहलाती है सेरीकल्चर। ठीक है, क्या कहलाती है, सेरीकल्चर। वहीं सजावट के लिए काम आने वाले पुष्प जो होते हैं ना, फूल, तो उनके अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें, तो सभी लोग जानते हैं एपीकल्चर में। ठीक है, राइट आंसर एपीकल्चर। फूलों की खेती क्या कहलाती है, तो फ्लोरिकल्चर। वहीं फसलों की खेती जो होती है वो कहलाती है एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर गलत है, क्योंकि सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर होती है। ठीक है, और फलों की खेती तो पोमोलॉजी ही होती है। यहाँ पे भी जस्ट हम लोग देखे थे ना हॉर्टिकल्चर, कि पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में जो फूल और फल देता है पौधे, उनका अध्ययन कहलाता है। तो देखिए उसी का डिटेल है यहाँ पे कि बागवानी हॉर्टिकल्चर जो है वो कृषि की एक ऐसी पद्धति है, इसके तहत फलों की कृषि पोमोलॉजी या सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर तथा फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर इत्यादि आती है। ठीक है, चलिए, तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहेंगे, तो ये होता है आपको ओलेरीकल्चर। इसको फिर से मिलान करना है, तो इसमें से सही विकल्प नहीं है,
एपीकल्चर मधुमक्खी या शहद की मक्खी। सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम कीट, सिल्क वर्म, ठीक है। हॉर्टिकल्चर फूल फल देने वाला पौधा होता है उसको कहते हैं। और पीसी कल्चर जो होते हैं लाख का कीड़ा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पीसी कल्चर होती है मत्स्य पालन से होती है, ठीक है, मछली के पालन से होती है। इसमें से कौन सी जोड़ी है जो सुमेलित है? तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो ये हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी में होती है शब्दकोश का संकलन या संयोजन। वहीं फिलोलॉजी में होती है भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन। तो अगर कोई भाषा की संरचना होगी, उसका विकास होगा और उसके इतिहास का अध्ययन, तो वो कहलाती है फिलोलॉजी, ठीक है, फिलोलॉजी। तो भाषा की संरचना एवं विकास और इतिहास का अध्ययन को कहते हैं फिलोलॉजी, ठीक है। कीटों का अध्ययन कहलाती है एंटोमोलॉजी और प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन कहलाती है आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी। तो प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन कहलाती है आइकोनोग्राफी, ठीक है। प्रतिमा और चित्रकला का अध्ययन आइकोनोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है क्या? तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश की संयोजन से, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। विटिकल्चर के दौरान मुख्यतः में से कौन एक उत्पादित होता है? तो ये हो जाएगा अंगूर, ठीक है, अंगूर की खेती हो जाएगी विटिकल्चर। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ को कृषकों का मित्र या फिर भूमि की आंत भी कहा जाता है, ठीक है, भूमि की आंत। केंचुआ जो होते हैं वो खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एवं उत्तम जैव उर्वरक होते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, क्या होती है? तो ये होती है अर्थवर्म। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं के मल को तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। तो जो केंचुए होते हैं ना, उनके मल से जो तैयार खाद होती है वही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो ये हो जाता है आनुवंशिकता और विचरण का। तो जेनेटिक्स में अध्ययन होता है आनुवंशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जो होता है वो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इसकी वंशागति व विचरण वाइब्रेशन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वेरिएशन का। तो जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जो है वो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों और उसके वंशागति व विचरण वाइब्रेशन का अध्ययन वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। जेरंटोलॉजी क्या है? तो जेरंटोलॉजी के अंतर्गत किसकी अध्ययन होती है? तो ये होती है वृद्ध लोगों की, ठीक है, वृद्ध। जेरंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से, ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों से। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाते हैं तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वृद्धावस्था में जो मांसपेशियां होती हैं वो शिथिल हो जाते हैं और शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं करता है। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में जो बुढ़ापा या जीर्णता होती है उसको लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी होते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो जेरंटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। वहीं देखिए यहाँ पे दिया गया है कि टेरेटोलॉजी क्या होती है? तो शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। तो अगर हमारे विकास में कुछ असमानताएं आ रही हैं तो उसके अध्ययन को कहेंगे टेरेटोलॉजी। वहीं जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होगा तो ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। और ऑन्कोलॉजी जो हो जाती है ना वो कैंसर या ट्यूमर के अध्ययन से संबंधित होती है, ठीक है। तो चार इसके ऑप्शन जो है वो एक्सप्लेन हो गए कि यहाँ पे ऑन्कोलॉजी कैंसर, ऑर्निथोलॉजी पक्षी और टेरेंटोलॉजी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको शारीरिक विकास में जो असमानताएं आती हैं वो। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहेंगे? तो जेरंटोलॉजी। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो मिट्टी से, ठीक है, पेडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है।
अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है वो अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। ओरोलॉजी जो होती है वो पर्वतों का अध्ययन कहलाता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन कहलाता है। सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ठीक है, सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन होता है सीरोलॉजी में। वहीं जियोलॉजी जो होती है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी। ठीक, जियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ये हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। तो हड्डियों की पढ़ाई जो है वो विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत होती है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, सर्पों का सर्पेंटोलॉजी। निम्न में से बेमेल कौन सा है, इसको याद कीजिए। तो देखिए हो जाएगा फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो ये सारा का सारा जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि जो साइकोलॉजी होती है वो मनोविज्ञान से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन। बिना मृदा के अगर कोई पादप हो रहा है, कोई पौधा हो रहा है तो उसको कहेंगे हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें खनिज जो होते हैं वो पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। तो जल में पौधों को उगाया जाता है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन होते हैं। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, ठीक है, बल्कि जल के पोषक तत्वों के विलयन में उगाए जाते हैं। ठीक, तो अभी है ना वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा है जैव विकास। ठीक है, तो चलिए हम लोग जैव विकास को भी, और देखिए ये जब ऑब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना तो फिर ये जो स्टार्टिंग वाला है ना सारा थ्योरी पार्ट, इसको भी हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए सबसे पहले जरूरी है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम में इसके आने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चलिए दिए गए युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुने जो सबसे पुराना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पुराना दिया हुआ है इयोशिन, बी इसका राइट आंसर है। तो इयोशिन, फिर मायोशिन, फिर प्लायोशिन, प्लास्टोशिन और होलोशिन। तो इयो, मायो, प्लायो, फिर प्लास्टो, फिर होलो। इयो, मायो, प्लायो, प्लास्टो, होलो। ठीक है, तो जीवाश्म के आधार पे भूवैज्ञानिक काल या जियोलॉजिकल टाइम को उप इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। पुनः उन्हें बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इनके अनुसार एक भूवैज्ञानिक काल मान तैयार किया जाता है जिसमें सबसे छोटी काल इकाई जो होती है ना उसको एज होता है। ऐसे अनेक एक साथ मिल करके जो होते हैं वो युग बनाते हैं या पुरुष बनाते हैं युग, और बहुत सारे युग मिल करके कल्प या पीरियड बनाते हैं। ठीक है, फिर जब बहुत सारे कल्प या पीरियड मिलते हैं तो यह एक मिलके महाकल्प या फिर ईरा बनाते हैं, और अनेक महाकल्पों से मिलकर के महायुग या ईयोन बनता है। ठीक है, महायुग या फिर ईयोन बनता है। यह सबसे बड़ी काल इकाई होती है। इस तरह अवरोही क्रम में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा महायुग। ठीक है, यहाँ पे महायुग जिसको ईयोन कहा गया है, उसके बाद महाकल्प जिसको ईरा इंग्लिश में बोलेंगे, बोलते हैं ना हम लोग कि हमारा एरा आएगा, ईरा। ठीक है, तो उससे भी बड़ा होता है ईयोन, तो हम लोग बोलेंगे मेरा ईयोन आएगा क्या। तो ईयोन, उसके बाद ईरा, और फिर आएगा पीरियड या काल, फिर आएगा युग एपोच, और उसके बाद काल एज। तो जिन्हें काल के भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है युगों का सही काल क्रम सबसे पुराने से सबसे नए की तरफ देखिए। सबसे पुराना है पेलियोशिन, फिर है इयोशिन, ओलिगोशिन, मायोशिन, प्लायोशिन और प्लास्टोशिन और होलोशिन। और यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ दिया था क्या, इयोशिन, मायोशिन, प्लायोशिन, प्लास्टोशिन और होलोशिन था, लेकिन इसमें दो और भी एक्स्ट्रा भी है जो ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक देखिए इतना ही युग था। तो पेलियोशिन, पेलियोशिन, फिर इयोशिन, पेलियोशिन, इयोशिन, अलिगोशिन, उसके बाद मायोशिन। ठीक है, मायोशिन, प्लायोशिन, प्लास्टोशिन और होलोशिन। इसका कोई ट्रिक आप लोग बनाइए। ठीक है, ऐसे तो याद होगा भी नहीं, ट्रिक बना के कमेंट जरूर करिए।
अगर पता है तो कोई, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा ना याद करना मुश्किल है। कैसे टिक बनाया जाए? पेया, पेया, फिर पेया, मा, मापा, मापा हो, ऐसे कुछ। पेया, तीन, फिर मा, मायो, मायोटो होलोसिन, ऐसे मायोटो होलोसिन, ठीक है, ऐसे कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, जबकि अमोनिया, CO2 और मीथेन सबका सब था। तो प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित था, जबकि मीथेन था, अमोनिया था और CO2 था। ठीक है, CO2 था, सब था। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और बताना कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ हजार सालों में पुनः से उत्क्रमित होता है। पृथ्वी पर जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। तो यह बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं था, जबकि CO2 में थे और फिर अभी तो हम लोग पढ़े थे अमोनिया था। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो बिल्कुल जीवित जीव पैदा होने पे पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिए थे। तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। पूरा चुंबकत्व के अध्ययन से इस तथ्य का पता चलता है कि भूपर पृष्ठ पे पाई जाने वाली कुछ शैलों का चुंबकन पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं बल्कि उसकी विपरीत दिशा में होता है। अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति मिलियन वर्ष 1 या 2 बार उत्क्रमण हुआ है, इसलिए पहला कथन सत्य है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, बल्कि वायुमंडलीय जो थे ना वह ज्वालामुखीय गैसों यथा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का मिश्रण था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पर पृथ्वी पे 3 बिलियन, ये इम्पोर्टेंट है समय, 3 बिलियन वर्ष, ठीक है। तो लगभग 3 बिलियन वर्ष पहले जो था ना पृथ्वी पे साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई थी। और 3 बिलियन वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। ये जीवाणु आजकल के पौधों की तरह ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते थे। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई वह पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती गई। ठीक है, तो 3 बिलियन वर्ष पहले जो थे ना पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति होती है और ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम थे। और चूंकि प्रकाश संश्लेषण होता है तभी तो CO2 जाकर के O2 में टूटता है। ठीक है, जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया बढ़े ये पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ा। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कितना वर्ष पूर्व? तो ये हो जाएगा आपको, देखिए कितना, 2 मिलियन होना चाहिए ना। तो 2 इंटू 10 के पावर कितना है, 3 × 6 = 9। तो 10 के पावर 9 हो जाए तो वो बिलियन हो जाते हैं, 2 बिलियन। ठीक है, 2 बिलियन हो जाएगा। तो 2 बिलियन वर्ष पहले हुआ था पृथ्वी पे जीव। वैसे यहाँ पे दिया था 3 बिलियन वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया आया था और 2 बिलियन वर्ष पूर्व जो था ना पृथ्वी पे जीव आए थे। तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पे कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम जो है वो 2 बिलियन वर्ष पहले पूर्व हुआ था, जबकि 3 बिलियन वर्ष पहले जो था वो साइनोबैक्टीरिया आए थे। फिर बाद में जाकर के बहुकोशिकीय जीवों का विकास होता है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नील हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है वो है नीलहरित शैवाल। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे पहले जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण किया और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के धीरे धीरे विकास में सहायक सिद्ध हुआ था।
पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है। करेक्ट है ये। ये भी देखिए पूछा हुआ है, 2019 में ही पूछा है ये। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो डार्विन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, डार्विन द्वारा। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पे आधारित है? तो ये हो जाएगा ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो डार्विन द्वारा प्रस्तुत जो पुस्तक वर्णवाद था ना, प्राकृतिक वर्णवाद, वो किस पे आधारित था? तो ओवर प्रोडक्शन पे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पे और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सभी पे आधारित था। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो थे इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को ही प्राकृतिक वर्णवाद या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की अगर विस्तृत व्याख्या की बात की जाए तो इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी थी। प्राकृतिक चुनाव 1859 में डार्विन की पुस्तक में छपी थी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तीनों पे आधारित था। तो उनका कहना था कि अपना अस्तित्व बनाने के लिए, जैसे अभी भी देखते हैं ना हम लोग जंगलों का वायरल होते रहता है वीडियो, तो उसमें दिखाता है किस प्रकार जो जानवर होते हैं एक दूसरे से अपना सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ओवर प्रोडक्शन होती है और जो फिट होता है, जो एनवायरनमेंट के अनुकूल होता है, वही सर्वाइव करता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएंगे डार्विन। ठीक है, तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव डाला। तो विकासवाद कहलाने वाला यह सिद्धांत जो था यही जाके जीव विज्ञान का नींव डाला था। जैव विकास या इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया? तो ये हो जाएंगे लामार्क। ठीक है, तो जैव विकास या इवोल्यूशन को सबसे पहले समझाया था लामार्क ने। ठीक है, सबसे पहले समझाया था लामार्क ने। जैव विकास इवोल्यूशन परिकल्पना पे पहला तर्कसंगत सिद्धांत था जो कि फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे दी लामार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिकल, ठीक है, 1809 में इनकी पुस्तक आई थी फिलोसफी जूलॉजिकल, इसमें छपा था। इसे लामार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो ये हो जाएगा ह्यूगो डू ब्रिच ने। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिच ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत या म्यूटेशन थ्योरी को इंग्लैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डू ब्रिच ने दिया था। इंग्लैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डू ब्रिच ने दिया। इनके अनुसार जो है ना, नई स्पीसीज या जातियां की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली अस्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं उत्परिवर्तनों के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं इसको उत्परिवर्तित या म्यूटेंट कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग जो था वो शांत प्रीमरोज इवनिंग प्रीमरोज पर किया था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना और बताना कौन सा कथन इनमें से सही है। तो यहाँ पे उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत है वो कौन दिए थे? तो ह्यूगो डी ब्रिच ने दिए थे। वहीं विकास का सिद्धांत कौन दिया था? तो ये डार्विन ने दिए थे। ठीक है, विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने किया था? तो बीडल और टैटम ने। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किए थे बीडल और टैटम ने। और वहीं ओपेरान अवधारणा की जो है वो व्याख्या किए थे जैकब और मोनार्ड ने। ओपेरान अवधारणा जैकब और मोनार्ड। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो था वो ह्यूगो डी ब्रिच ने किए थे। विकास का सिद्धांत डार्विन ने किए थे। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने। एक जीन
एक एंजाइम, तो एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने किए थे। वहीं ओपेरान अवधारणा जो था वो जैकब और मनार्ड ने दिया। तो ओपेरान अवधारणा जो था जैकब मनार्ड, एक जीन एक एंजाइम बीडल टैटम, विकास का सिद्धांत डार्विन और उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो था वो ह्यूगो डे ब्रीज का था। ठीक है, उत्परिवर्तन ह्यूगो डे ब्रीज का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक क्या है। तो विकास का मुख्य कारक हो जाएगा प्राकृतिक वरण। ठीक है, तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। जैव विकास या इवोल्यूशन का मुख्य कारक जो है वो प्राकृतिक वरण या फिर नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी या फिर जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वरण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियां में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। तो प्राकृतिक वरण या जो चयन होती है ना, प्राकृतिक वरण या चयन जो होता है वह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके कारण ही जीवों की आबादियों में जीन रूपों जीनोटाइप्स तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ठीक है, तो अगर अंग का उपयोग कर रहे हैं तो वो रहेगा, नहीं करे तो धीरे धीरे लोप हो जाएगा। तो ये कहना था फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लैमार्क का। इनके अनुसार यूज एंड डिसयूज के कारण होता है। ठीक है, और वही है कि वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे शरीर में 100 अवशेषीय अंग है। लैमार्क के ने अंग के अनुपयोग के आधार पे के रूप में सर्पों जो स्नेक है ना उनके टांगों के अभाव बताया कि सांपों में अगर टांगों का अभाव है क्योंकि वो उसका उपयोग नहीं करते थे, धीरे धीरे खत्म हो गया। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो यह उत्परिवर्तन। तो प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया गया जिसके नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवाद के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के बाद ही एक नए जीव बनते हैं और जिससे उनमें थोड़ा सा विभिन्नताएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं और पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है और ये अंतर धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है। एक ऐसा समय आता है जब पूरे के पूरे एक नई प्रजाति ही उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, तो ये हो जाएगा उत्परिवर्तन। तो कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। नई जीनों के विकास में यह प्रतिलिपियां ही एक प्रमुख सहायक बनती हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन है, तो ये हो जाएंगे क्रो-मैग्नन मानुष। ठीक है, तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मानुष। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज या आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। ठीक है, होमो सेपियंस। क्रो-मैग्नन का जो शरीर होता है ना वो गठा हुआ होता है और लगभग 180 सेंटीमीटर, ठीक है, 180 सेंटीमीटर 6 फुट लंबा होता है और उसकी कपाल गुहा जो है ना 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 1600। शब्द डेनिस शोवन जो है ना कभी कभी समाचार माध्यमों में के संदर्भ में आता है। तो ये शब्द जो डेनिस शोवन है ना वो कभी कभी आता है एक आदि मानव जाति या स्पीसीज के रूप में। तो डेनिस शोवन जो है समाचार पत्रों में कभी कभी आदि मानव जाति या स्पीसीज के रूप में आता है। डेनिस सेवन एक आदिम प्रजाति आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में 1.5 लाख से 2 लाख साल पहले यह निवास करती थी, यूरेशिया के जंगल में। ठीक है, पहली बार इसको साइबेरिया के गुफाओं में 2010 में प्राप्त अस्थि अवशेष से इसको पता लगाया गया और इसका विश्लेषण किया गया। वहीं एक नेचर नाम का प्रकाश जो होता है मैगजीन, उसमें तिब्बत में प्राप्त जो डेनिशियन का था यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लास्टोसिन काल लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व का था। ठीक है,
तो डेनिस रोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस या फिर निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति मानना चाह रहा था। अभी तक होमोसेपियंस और निएंडरथल था, अभी तीसरा भी आ जाए, ये इसको माना जा रहा है। ठीक है, किसको? तो डेनिस रोवन को। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ना, वो जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी है, जिसमें फॉसिल से जीवाश्म लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों और पक्षियों के बीच का सरीसृप और पक्षी के बीच का संयोजक का जंतु था आर्कियोप्टेरिस। ठीक है, इसमें सरीसृप रेप्टाइल की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत और अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे होते थे। फिर भी यह पक्षी था, क्योंकि इसके अग्रपाद जो थे वो उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। यह सिद्ध करता है कि किस प्रकार से जंतुओं का क्रमिक रूप से विकास होता है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ना, किन वर्गों के प्राणियों के बीच के योजक करी है? तो सरीसृप और पक्षी। मैमथ पूर्वज हैं किसके? तो मैमथ हाथी के पूर्वज हैं। ठीक है, वर्तमान में यह बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, यह हाथी का पूर्वज माना जाता है मैमथ। डायनासोर थे कौन? तो डायनासोर जो थे ना, वो मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है, मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर विशालकाय जो होते हैं सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल होते हैं, जो कि मध्यजीवी या फिर मेसोजोइक महाकाय इरा। ठीक है, मेसोजोइक जो महाकाय इरा था उसमें ये थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्प, ट्रायोसिक कल्प, क्रिटेशियस कल्प और फिर अरे बहुत सारा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो डायनासोर थे ना, पहले तो ये थे मध्य मेसोजोइक महाकाय के। ठीक है, मेसोजोइक एरा के थे, मध्य जीवी थे। तो इसमें भी जो ना मेसोजोइक महाकाय जो है ना, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक जो 3.8 करोड़ वर्ष और एक 5.7 करोड़ और फिर एक 7 करोड़। तो ये तीनों का नाम है आपको ट्रायसिक कल्प। देखिए यहाँ पर ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प। तो क्रिटेशियस जो थे ना, क्रिटेशियस कल्प 7 करोड़, इसमें डायनासोर पुष्पीय पादप स्तनियों का विकास होता रहा। ठीक है, तो डायनासोर पुष्पीय पादप स्तनियों का विकास 7 करोड़ क्रिटेशियस काल में हुआ, किंतु अंतिम चरण में जो था ना, उत्तरी महाद्वीप के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% प्रजातियां थे वो लगभग विलुप्त हो गई थी। ये सब होने की वजह से जब गोंडवाना लैंड और ऊपर का जो था ना लैंड तेथी सागर, ये दोनों जो अलग हुआ, तब जाकर के दोनों अलग हो गए और बहुत सारा उस समय उथल पुथल हुआ था, पूरा उल्का पिंड गिरे और क्या क्या चीजें हुई, ज्वालामुखी आई, तो बहुत सारे जो जीव जंतु थे ना, प्रजातियां लगभग 76% वो विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाता है। 2 चैप्टर एक ही में खत्म हो गया। अब 3rd चैप्टर है वर्गीकी, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।